हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में एनसीईआरटी माता ने कुछ बेसिक चीज़ें बताई है हमें, तो वो ये याद रखना है कि पादप, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट, जंतु और फंजाई यानी कि कवक, ये तीनों जो हैं ये तीनों एक जैसे पैटर्न अपनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो चाहे वो पादप हो, जंतु हो या फिर फंजाई हो, ये एक जैसे पैटर्न ही अपनाते हैं। ठीक है, यानी एक ही तरीके से जो है लैंगिक जनन करते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है इसके बारे में कि ये जटिल प्रोसेस होती है यानी कॉम्प्लेक्स होती है तथा धीमी प्रक्रिया है, यानी धीमी प्रोसेस है। ये आपको याद रखना, स्लो प्रोसेस है। ऐसा क्यों? तो आप देखते ही होंगे, मनुष्य हो तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मनुष्य हम लोग करते हैं, तो जब प्रेगनेंसी या जो है बेबी को बर्थ देना रहता है तो बड़ी जटिल प्रोसेस है। अलैंगिक जनन जैसी नहीं है, 9 महीने तक के प्रोसेस चलती है और तो बहुत धीमी प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये आपको याद रखना है, बड़ी जटिल प्रोसेस है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है और स्पेशल याद रखना है कि अपोजिट जेंडर की यहाँ पे जरूरत होती है, यानी कि आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि दो लड़के आपस में, श्याम और राम को आपस में प्यार हो गया तो वो शादी कर लेंगे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। या जो है पिंकी, बबीता, रीता जो भी है, दो लड़की को आपस में प्यार हो गया तो वो भी शादी नहीं कर सकते। शादी तो कर सकते हैं लेकिन बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ये याद रखना। 2 जनकों, अधिकतर लोग बोलते हैं कि 2 जनकों की आवश्यकता होती है, तो 2 जनकों की नहीं, 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अब वो 2 विपरीत जनक कौन कौन से हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो है मेल, जिसको हम लोग नर कहते हैं, पुरुष कहते हैं, और दूसरी है मादा, जिसको हम लोग महिला भी कह देते हैं, बाई भी कह देते हैं, लेडीज भी कह देते हैं। जो आपको कहना हो आप कह सकते हो। तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, ये दोनों जो है 2n प्राणी हैं। 2n का मतलब क्या है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होंगी? 46 होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो मेल की बात करें तो इसमें भी होंगी मियोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। तो ये आपको याद रखना है, क्या होगा यहाँ पे? समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में भी होंगी मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है, कुछ तो गलत लिख दिया हम लोगों ने, अर्धसूत्री, तो इसको हम लोग अर्ध कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मेल या फीमेल बॉडी दोनों में से जो भी हो उसमें क्या होगा? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे बनेंगे, याद रखना, तो यहाँ पे बनेंगे युग्मक। तो हम लोग ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं युग्मक बनाने के लिए। युग्मक का मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है। युग्मक का मतलब होता है गैमेट। तो मेल बॉडी में गैमेट कौन से बनते हैं? कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे लेक्चर में अगर आपको जीरो नॉलेज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत अगर आप करना जानते हो तो बहुत अच्छे से आप बायो को कवर कर सकते हो, बायो में मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो स्पर्म जिसको हम लोग कहते हैं
तो ये आपको याद रखना है कि मेल बॉडी में क्या बनता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फीमेल बॉडी में जो है मादा युग्मक बनेंगे वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे अंडाणु, जिसको हम लोग लिखते हैं ओवम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि दोनों में बन गए। इसके बाद और क्या बात याद रखनी है कि चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, यहाँ पे रहेंगे ये अगुणित, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। आप ये भी याद रख सकते हो कि मियोसिस का मतलब क्या होता है। मियोसिस का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पे 2n है तो n हो जाएगा, 46 है तो कितनी हो जाएंगी, 23। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो स्पर्म है और ओवम आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है, जो आपने पढ़ा है वो तो बिल्कुल नहीं होता है, अभी तक का जो पढ़ा है कि स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। आगे बताऊंगा क्या होता है। तो ये याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल है ये चलनशील होता है, तो ये चल के सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा स्पर्म कहाँ जाएगा, ओवम के पास, और अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग लिखते हैं युग्मक संलयन। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे युग्मक संलयन, एंड या तो फिर इसको हम लोग कह देते हैं संयुग्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है गैमेट फ्यूजन, इसको हम लोग लिखेंगे गैमेट फ्यूजन, या तो इसको हम लोग कह देंगे सिंगैमी। तो इसको भी यहाँ या ही कर लेते हैं, या। तो ये है सिंगैमी। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सिंगैमी। सिंगैमी से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये याद रखना है कि स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होता है। दोनों के मिलने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंगैमी। याद रखना, भूलना मत। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो दोनों के मिलने की प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी कहते हैं, और सिंगैमी के बाद बनता है युग्मनज, यानी जिसको हम लोग लिखते हैं जाइगोट। तो ये याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज के बाद क्या होता है, तो युग्मनज के बाद जो है निषेचन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रोसेस को हम लोग निषेचन नहीं कहते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे हम लोग कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, युग्मनज के निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद ही जो है फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो यहाँ पे बन जाएगा भ्रूण, यानी यहाँ पे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है इम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं यानी कि इंपॉर्टेंट होंगी, तो आपको ये याद रखना है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को तो ये याद ही रखना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी हमेशा इंग्लिश में ही याद रखोगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएंगी लेकिन याद इंग्लिश में ही रखोगे, क्योंकि एग्जाम में जो है ना इम्ब्रियो को इम्ब्रियो ही कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन भ्रूण को हो सकता है कि और कुछ कह दे। तो ये याद रखना है, यहाँ पे हिंदी में टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है लेकिन इंग्लिश में नहीं होती है। तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे कुछ मंथ बाद, कितने मंथ बाद, लगभग जो है सभी लोगों को पता है 9 मंथ बाद जो है यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद में चैपो करते हुए जो है एक चुन्नु मुन्नु का जन्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे नए जीव का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि निर्माण हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि यहाँ पे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक है। तो यही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नर और मादा आपस में मिलकर जो है नए जीव को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम लोग देख चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। तो ये है उंदी यानी कि 1 यानी कि 1, और यहाँ से जो है ये दूसरा फेस, और यहाँ पे ये जो है तीसरा फेस।
चलो देखते हैं क्या होता है। तो याद रखना सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा। तो जन्म होगा तो ये याद रखना है, तो पहली प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं किशोर अवस्था, किशोर, अथवा इसे हम लोग कहते हैं कायिक अवस्था। तो ये आपको याद रखना है कि जो पहली अवस्था होती है ऑर्गेनिज्म की उसे किशोर या कायिक अवस्था कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल, या फिर इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव फेज। तो ये याद रखना ये फर्स्ट फेज है। और ये फेज देखो, किशोर का मतलब क्या होता है, जवानी वाला स्टेज, जवानी भी नहीं बोलेंगे, जवानी से पहले वाला, वो जो लड़के वाला फेस होता है ना, जहाँ पे कायिक या किशोर की बात करते हैं। प्लांट में हम लोग कायिक शब्द यूज करेंगे, जो पौधा जब तक रहता है, और एनिमल्स की बात करें तो किशोर अवस्था, यानी जब समझदारी नहीं आती, मैच्योरिटी नहीं आती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट फेस होता है वो होता है यहाँ पे जनन अवस्था, यानी इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ये होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये आपको याद रखना है कि ये है रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन अवस्था, जहां पे कोई भी कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल अब जवान हो गया है, बच्चे पैदा करने की उसके बाद क्षमता आ गई है, अब वो जो है नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकता है, तो उसको रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग कहते हैं। और जो थर्ड फेज है जिसको हम लोग कहते हैं जीर्णता, अथवा इसको हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था। तो ये याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सेनेसेंस फेज, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड फेज, बुढ़ापा वाला, तो ओल्ड एज। क्लियर है। और इसके बाद तो फिर मृत्यु सबको पता ही है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसके बाद चाहे तो लिख सकते हैं, इसके बाद मृत्यु यानी कि डेथ। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो टाइम है 1 2, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि किशोर अवस्था क्या है, तो जनन अवस्था से पहले वाला जो टाइम है उसको हम लोग जो है किशोर या फिर कायिक अवस्था कहते हैं। जनन अवस्था क्या है, तो जीर्णता से पहले का जो टाइम है, या फिर किशोर अवस्था के बाद का जो समय है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इन तीनों कैटेगरी की बात करें, या स्पेशली हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, तो इसको जो है उच्च पादपों में, यानी कि जो हायर प्लांट हैं उसमें जो है आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। कब देख सकते हैं, उनके पुष्प आने लगते हैं तब। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो जब पुष्प आने लगते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग हायर प्लांट में देख सकते हैं, लोअर में तो नहीं देख सकते, निम्न पादप में। उच्च पादप यानी जैसे आम, जाम, केला, संतरा जो फल देते हैं तो वो उच्च पादप में आते हैं, तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं इन तीनों फेज में। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि वहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज को उतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो वो ये याद रखना। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से जो है रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या देखा हम लोगों ने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया आपको, चाहे वो पादप हो, जंतु हो या फिर फंजाई हो, एक जैसे ही पैटर्न अपनाएंगे। यानी ये जो मैंने पैटर्न बनाया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो चाहे यहाँ मैं जंतु के बारे में बताऊँ, पादप के बारे में बताऊँ, या फंजाई के बारे में बात करूँ, यही होगा कि मेल फीमेल आपस में मिलेंगे, गैमेट बनाएंगे वगैरह सारी चीज़ें। जटिल तथा धीमी प्रक्रिया आप देख ही सकते हो,
और इसमें भी जो है मनुष्य की बात करें तो 9 महीने लग जाते हैं। 2 विपरीत जन को क्या आवश्यकता होती है, तो 2 मेल मिलके ये प्रोसेस नहीं कर सकते या 2 फीमेल मिलके ये प्रोसेस को नहीं कर सकती है। इसके लिए मेल और फीमेल की जरूरत होंगी, ये याद रखना। तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो फंबल हो जाता है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, चलो देखो, तो मेल फीमेल की बात करें, यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित प्राणी होते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 46। यहाँ पे इनके बीच में होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। याद रखना, जब भी गैमेट बनाओगे, युग्मक बनाओगे, तो अर्धसूत्रीय विभाजन ही होगा अगर जो पेरेंट्स है 2n है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा स्पर्म, यहाँ पे बन जाएगा ओवम, यानी फीमेल बॉडी में ओवम और मेल बॉडी में क्या बनेगा, स्पर्म। दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या कहेंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा, या फिर क्या कहेंगे इसे, सिंगेमी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों आपस में जब मिल जाएंगे, सिंगेमी हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, युग्मनज यानी कि जायगोट। और निषेचन के बाद, ये जायगोट बनने के बाद की जो प्रोसेस होती है उसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। भ्रूण के निर्माण की प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, आगे देखेंगे। तो जैसे निषेचन हो जाएगा तो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, फिर जो है चैपॉ करते हुए नए बच्चे का, नए जीव का जो है निर्माण हो जाएगा। तीनों फेस आपको याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में 3 फेस होते हैं। पैसा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट फेज किशोर अथवा जो है कायिक अवस्था, दूसरा जनन अवस्था और तीसरा जीर्णता अथवा वृद्धावस्था। तो ये आपको याद रखना, बेसिक है पर फिर भी याद रखना, एनसीईआरटी माता ने दिया है। तो रिप्रोडक्टिव फेस आसानी से आप उच्च पादप में देख सकते हो, लेकिन आने वाले जो कुछ प्लांट है जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें ये आसानी से नहीं देखेगा। और वहाँ से नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं, नीट बोलूँ या पीएनएसटी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ। पीएनएसटी सिर्फ और सिर्फ एमपी में होता है, तो जो एमपी से बाहर से है तो इसको इग्नोर करना। तो पीएनएसटी जब भी मैं बोलता हूँ तो वो जो है एक प्री नर्सिंग एग्ज़ाम होता है। प्री नर्सिंग का मतलब ये है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो नर्सिंग के लिए होता है, तो वो आपको याद रखना है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, अगर कुछ भी सीखा हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि इससे अवेलेबल वीडियो जब भी आए, लेक्चर जब भी आए, जब भी मैं क्लास लूँ, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।